जी वेलकम बैक नाज़रीन। इकबाल साहब से जानते हैं, अमजद साहब, इस वक्त आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चार्टर ऑफ डिमांड इन रिटर्न, इतना लंबा गैप, यानी कि 23 दिसंबर के बाद 2 जनवरी को इनकी दूसरा दौरा, दूसरी सिटिंग थी, तो चार्टर ऑफ डिमांड जो मांगी गई थी गवर्नमेंट की जानब से इन रिटर्न तरीके से आप पेश करते गए और इतलात भी यही थी कि उन्होंने कंफर्म कर लिया है, डिसाइड कर लिया है और वो आज पेश कर देंगे। लेकिन आज भी नहीं, वो अब एक हफ़्ता आगे तक बात चली गई है। अब एग्जैक्टली इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो चार्टर ऑफ डिमांड इन रिटर्न आएगा। ये जो 2 डिमांड सामने आ रही हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से और इसके अलावा सियासी कैदियों के हवाले से, ये गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है? इनमें से कोई भी एक, किसी को भी एक्सेप्ट करना? इकबाल साहब, नाज़रीन इकबाल साहब की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं नुमान साहब से जानती हूँ। नुमान साहब, सेम क्वेश्चन आपके लिए। जी, डिमांड्स बड़ी उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इन डिमांड्स को किस हद तक कंसिडर करती है। देखें, जुडिशल कमीशन बनाना, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि ये सारे के सारे इल्ज़ामात में गवर्नमेंट का या किसी और इदारे का कोई किरदार नहीं है, तो हुकूमत को ये बिल्कुल इस जुडिशल कमीशन को बना देना चाहिए। जुडिशल कमीशन के, देखिए जुडिशल कमीशन होता क्या है। जुडिशल कमीशन इज़ जस्ट अ फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। इंक्वायरी करनी है उन्होंने, जो भी कंसर्न लोग होंगे उसको एक वाइड पावर्स दी जाती हैं। वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकते हैं, वो मोबाइल कंपनियों का सहारा ले सकती हैं, फोरेंसिक कर सकते हैं। वो सब कुछ करने के बाद उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग देनी है कि इस सारे वाक़े में कौन लोग मुलव्विस थे। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐड करके चलूंगी। जुडिशल कमीशन की चूंकि डिस्कशन हो रही है, जुडिशल कमीशन ही बनाना क्यों ज़रूरी है? अदालत भी है, इसके अलावा JIT भी बनी थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। जुडिशल कमीशन ही क्यों? देखिए, जो JIT बनी थी ना, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो आपका एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक। आम केसेस में जब कोई FIR दर्ज की जाती है तो उसमें पुलिस, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो एक होता है, या अगर कोई टीम बनाना चाहे बना भी लेते हैं, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं, जिसको आप उर्फ़े आम चालान कहते हैं। वो चालान अदालत में पेश किया जाता है और अदालत उसके बाद चार्ज फ्रेम करके ट्रायल शुरू कर देती है। जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, ये एक स्पेशल कोर्ट है, एक स्पेशल लॉ के तहत बनाई गई है। उसमें उन्होंने तरीकाकार ये रखा है कि उसमें एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, विच इज़ हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द हायर रैंक इन पुलिस। वो और उसके साथ कुछ और लोग भी, कुछ अगर आर्म्ड फोर्सेस के बंदे भी साथ मिलाना चाहें तो कानून में उसकी गुंजाइश भी है। ये सारे मिलके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसी तरह जिस तरह आम केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसी तरह रिपोर्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने जमा कराते हैं और एंटी टेररिस्ट कोर्ट उसकी बुनियाद पे आगे ट्रायल, चार्ज फ्रेम करके ट्रायल लेके जाती है। तो ये JIT और आम चालान में इतना ही फर्क है। जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन लामाला बनाया जाएगा आपका कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2016। ठीक है, वो एक कानून मौजूद है जिसके तहत हुकूमत किसी भी पब्लिक मैटर की अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करना चाहती है तो उसके तहत वो एक हाई पावर्ड या किसी तरह के भी एक कमीशन बनाना चाहे तो बना सकती है। उसमें अगर जिस तरह गवर्नमेंट PTI की डिमांड है कि चीफ जस्टिस और नेक्स्ट 2 जजेस, उनका एक कमीशन बनाया जाए, तो गवर्नमेंट के पास ये पूरी पावर है कि इस एक्ट के तहत वो पावर बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि JIT ने अपना एक इन्वेस्टिगेशन कर दी है, एक रिपोर्ट दे दी है, एक सबमिट हो गई है, तो जुडिशल कमीशन ऐसी क्या चीज़ करेगा? या जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की रिपोर्ट, वो आम एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएगी जो कि मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा? ऐसा नहीं है। JIT तो एक ट्रायल का, एक इन्वेस्टिगेशन का किरदार अदा करती है, जो कि मजिस्ट्रेट या एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। जो जुडिशल कमीशन है, उसकी रिपोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होती है। जैसे सानिया मॉडल टाउन के बाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाकर नची साहब, 1 मैन एक कमीशन बनाया गया था, उसमें उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट दी थी। तो ये सारी की सारी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देंगे। और ये किसके सामने पेश होगी? जी, मैं ये कर रहा हूं कि इसको एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है, बाद में ट्रायल में पेश किया जा सकता है। लेकिन ये इन जजेस, बेशक सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों ना बैठे हो, इनके पास बजाते खुद इस कमीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट वाली पावर्स नहीं है या किसी ट्रायल कोर्ट वाली पावर्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये जरा फर्क है। तो जी, PTI बेसिकली यही चाहती है कि उनको आम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पे, क्योंकि वह लामहला उनका ताल्लुक जो आपकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, उनके अपॉइंटेड होते हैं, उनकी मरहून मेहनत होती है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग, सो उन पे वो रिलाई नहीं कर रहे। जैसे वो कहते थे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी जुडिशरी से होने चाहिए। जुडिशरी एक हद तक इंडिपेंडेंट होती है, वो आम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास नहीं होना चाहिए। तो इसी बुनियाद पे उनकी डिमांड है कि आम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो कि एग्जीक्यूटिव से हैं, पुलिस से हैं,
वो ये इन्वेस्टिगेशन ना करें और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जुडिशरी से हों, ठीक है। तो वो एक इंक्वायरी पेश करके कम से कम चीज़ें द फेस ऑफ इट क्लियर होंगी, उसके मुताबिक वो अपना फिर ट्रायल में एक अच्छे तरीके से आगे लेके जा। ठीक है, नाज़रीन, अमजद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद साहब, आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर, मैंने पहले आपसे क्वेश्चन किया लेकिन आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चूँकि 23 दिसंबर के बाद आज 2 जनवरी मतलब एक लंबा गैप था, चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो इन रिटर्न पेश कर दी जाएंगी। इस दौरान बानी पीटीआई से भी मुलाकात रही मुज़ाकराती कमेटी की। तो आज जो 2 डिमांड्स या 3 डिमांड्स हैं, 4 जितनी भी इनकी डिमांड्स हैं, एग्जैक्टली सामने तो 2 आ रही हैं, वो एक चार्टर ऑफ डिमांड क्यों नहीं पेश किया गया आपके ख्याल में? मज़ीद वक्त क्यों मांगा गया है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उनसे उस चीज़ की परमिशन लेने के लिए कि इसको ये कहा जाए कि सियासी एतबार से जो प्रॉब्लम्स रही हैं 2024 में 2025 उसी की कॉन्टीन्यूटी होगी? देखिए, मेरा जाती जो राय है, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और कुछ ना कुछ हासिल करने की बगैर कुछ लिखे पड़े कोशिश की जा रही है। जैसे आपने पहले कहा कि अभी चलो कुछ लोग रहा हुए, शायद किसी तरफ से कोई उनके ऊपर जो सख्ती इस वक्त पीटीआई के लोगों के ऊपर है उसको थोड़ा सा नरम करवाया जा सके। अदरवाइज देखिए, दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आती है चीज कि इस वक्त हुकूमत भी यही चाहती है कि जी कि पीटीआई को जरा थोड़ा सा मतलब ठंडा रखा जाए और उनके जो मामलात हैं इस वक्त जो जिसमें मईशत के हैं, अमन अमान के हैं और वो ऑपरेशन चल रहे हैं, उनके ऊपर जरा थोड़ा सा फोकस किया जा सके। लेकिन इस वक्त इसमें एक और मसला भी है, बहुत बड़ा मसला, जो आज भी जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, आज के मुज़ाकरात से भी कुछ नहीं निकला। आज के मुज़ाकरात भी सिर्फ नशिस्त हुई है और उसके बाद बर्खास्त हो गई है। उसकी वजह जो नजर आती है, उसमें नजर आती है जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी हुई थी वो ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल बेख्तियार हो, उसके पास कुछ भी वो ये वही मुतालबात है जो पिछले हम 8-10 दिन से हम सुन रहे थे कि जी कि ये आ सकते हैं, ये करेगी पीटीआई, सामने रखेगी मुज़ाकरात, और वही बात आज फिर हुई और वही मुज़ाकरात सामने अब तक जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक आए भी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तहरीरी तौर पर वहां पे कोई एक लाइन लिख कर नहीं दी। उन्होंने कहा जी हम बानी से मुलाकात करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, फिर उसके बाद देंगे। भाई अगर सारा कुछ, तो फिर ये ऐसा कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि जी कि वो कोई इस तरह की नशिस्त रख लें कि अगर वो जेल के अंदर कोई नशिस्त रख लें जिसमें बानी साहब को बुला लें और उनके साथ बैठ के डायरेक्टली कर लें अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो। लेकिन क्योंकि जो लोग बैठे होते हैं वो तो अपने तौर पर एक कदम भी आगे चलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो मुतालबा जो पहले मैं आपसे कह रहा था कि वो इस तरह के मुतालबात ही होंगे कि जिसमें वो ये कहा जाएगा कि जी सिस्टम को पीटीआई तस्लीम करे और इसको आगे चलने दें। अब अगर ये तस्लीम कर लेती है इस मुतालबे को पीटीआई, तो उनकी तो सारी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन अमजद साहब इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं मेरे ख्याल में। सिस्टम को कबूल करना, एक्सेप्ट करना, मौजूदा गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना एक अलग चीज़ होगी, उसको आगे चलने देना या नहीं चलने देना ये एक अलग चीज़ होगी। वो कहेंगे ठीक है जी, अभी तक की आपकी जो हम पिछला हम कह रहे हैं हमारा मैंडेट वापस करें, हम उसको छोड़ देते हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आप आगे इलेक्शन करवा दें, लेजिटिमेसी हम आपकी अभी तक की एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, जब बात होती है सिस्टम को चलने देने की तो फिर ये 5 साल के लिए होगी ना, ये अपना टेन्योर पूरा करेगी पार्लियामेंट जो इस वक्त बनी हुई है। वो ये तो नहीं है ना कि साल बाद हम इलेक्शन करवा देते हैं, तो ये को कैसे हुकूमत मान सकती है? ये नहीं मानेगी हुकूमत, ना ही उसको मानना चाहिए। ठीक है, देखिए बात यह है कि जी कि इस वक्त जो जिसकी हम बात करते हैं कि जो इल्जामात हैं उसके ऊपर जो फॉर्म 45-47 का जो हम बड़ा अच्छा जिक्र सुनते रहे, अब उसमें वैसे कमी आ चुकी है। लेकिन मामला ये है कि जी कि उसमें अब तक अदालतों के अंदर पेश क्या किया गया, पीटीआई की तरफ से कोई एक चीज भी अब तक उसके हवाले से पेश नहीं की गई। अब जो जितने केसेस है, जितनी वो वह पिटिशंस है, उन सब के अब फैसले होने हैं। अब पीटीआई को भी पता क्या केसेस जो जितने भी इनकी पिटिशंस थी उनके फैसले होने हैं, और उसमें से अब तक की जो सूरत हाल जो हमें नजर आती है, जो इन्होंने वहां पे कुछ भी ऐसी चीज कोई प्रूफ नहीं पेश कर सके कि जी के उनके साथ बाकायदा स्वाय एक बयानिए के, स्वाय एक लोगों के जहनों में जो बनाने के कि जी के हमारे साथ ये जनाब हमारी सीटें छीन ली गई, ये सारी जुबानी बातें हैं।
इनके कोई कंक्रीट आप सबूत अब तक कह सकते हैं कि जो अदालत में पेश की जाए जिसके ऊपर उनके हक में कोई फैसला आ जाए, वो ऐसी कोई चीज अब तक नहीं हुई। तो ये लाजिम बात है, अदालत ने तो सबूतों के ऊपर चलना होता है ना, वो किसी बयानिए के ऊपर या किसी रायनामा के ऊपर तो नहीं चलती अदालत। अगर वहां पे कुछ पेश नहीं होता तो ये सारे इनके ऊपर आ रहे। तो अब ये कुछ इस तरह का गुंजाइश निकालने की कोशिश हो रही है कि जी ठीक है, हमारे लोगों को रिहा कर दें, हमें हमारे ऊपर केसेस ना बनाए जाएं और हम इस सिस्टम को चलने देंगे। इस तरह की कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और यही एक रास्ता है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है चला जा सकता है। ठीक है नुमान, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या ये भी डिस्कशन में आ सकता है कि हुकूमत को 5 साल चलने दें? ठीक है, गवर्नमेंट ये वाली 5 साल चलेगी, लेकिन क्या वज़ीर आज़म 5 साल चलेंगे या नहीं चलेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, बड़ा ही अहम सवाल है। देखिए, वो मैं एक आध दफ़ा पहले भी शायद जिक्र किया था कि जब दो साइडें बैठती हैं तो वो बार्गेनिंग पोजीशन देखी जाती है एक दूसरे की, कि दूसरी साइड के पास पहली साइड को देने के लिए या पहली साइड को दूसरी साइड को देने के लिए क्या मौजूद है। सो पीटीआई अगर ये डिमांड करती है कि हमारी 9 मई की और 26 नवंबर की इन्वेस्टिगेशन की जाए या जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हमारे लोगों को जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको रिलीज़ किया जाए, तो इन रिटर्न पीटीआई ने कुछ देना भी तो है। नेगोशिएशंस का मकसद ये होता है कि ये हमेशा वन साइडेड नहीं होती। गवर्नमेंट की लेजिट में से उसको एक्सेप्ट करनी जी पड़ेगी। जी, मैं अब ये काफी हद तक वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, तभी तो उनके साथ बैठे जी जी, मैं बिल्कुल इसी लिहाज से बात करना चाह रहा हूँ कि एक आधी तो इन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी की। ठीक है, वो ये कहते हैं कि दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू आवर स्टांस ऑन लेजिटिमेसी, ठीक है, लेकिन लामहला हुकूमत के साथ बैठना। देखिए, इमरान खान साहब हुकूमत में भी और उससे पहले भी ये कहते थे कि मैंने इन लोगों के साथ नहीं बैठना, उनके साथ कभी भी नेगोशिएशन करने के लिए, डायलॉग करने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं थे। और अभी बल्कि कुछ पहले देर तक ये कहते रहे कि जो मुक्तदरा है, जो लोग मैटर करते हैं, मैं उन्हीं के साथ सिर्फ बैठना चाहता हूँ। सो अगर कोई स्टांस चेंज हुआ है तो इसका मतलब है पीटीआई ने कुछ ना कुछ देने के लिए भी अपने पास रखा हुआ है। और ये बाइद नहीं है कि इतने बड़े इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर कराना चाहते हैं तो इस बारे में पीटीआई सोचने की हद तक तो मुझे लगता है कि ज़रूर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए हमने बड़ी अहम चीज़ देखनी है कि अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी, इमरान खान जिस बात पे या पीटीआई जिस चीज़ पे चलती है, अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी पे चलती है। और अगर अवाम ये देखेगी, देखें 25 मई में जो पिछले साल गालबन था, जब उस पर एक धरना प्लान किया गया सारा, तो इमरान खान साहब ने अपना डिसीजन वापस लिया, तो अवाम की तरफ से रिएक्शन आया था। रिएक्शन आया था, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम ये है नुमान, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। इस वक्त मकबूलियत तहरीक इंसाफ की, लेकिन कबूलियत नून लीग की है। जी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल बदा फरमा रही है। हमारे मुल्क का एक सानहा रहा है 1947 से कि जिसकी मकबूलियत होती है उसकी कबूलियत नहीं होती है, जिसकी कबूलियत होती है उसकी मकबूलियत नहीं होती। तो ये चीज़ तो लगता है आगे कुछ अर्सा तक चलती रहेगी, जब तक ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये पॉलिटिकल फोर्सेस ये खुद इस चीज़ का इदराक नहीं करते कि हम लोग को इकट्ठे बैठना चाहिए, कोई एक नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक फ्रेम करनी चाहिए जिसमें सारी बातें बैठ के लिखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके अंदर यह है कि जो इलेक्शंस, देखें, जमहूरियत का जो आगाज़ किसी मुल्क में होता है वो अवाम का जो हक है, हक राय दही से शुरू होता है। और हक राय दही का अगर उनको इजहार करने का मौका नहीं दिया जाता, अगर वो कर भी लेते हैं तो उसका रिजल्ट एक्नॉलेज नहीं किया जाता, तो जमहूरियत की जो बाकी बातें हैं, मिल के चलना, मुशावरत करना, हुकूमत का अपोजिशन का इकट्ठे चलना, ये बातें इनका कोई मकसद नहीं रहता, ये लायानी किस्म की बातें हो जाती हैं। सो जो बुनियादी मकसद है के साथ हमारी सियासत भी लामायनी सी है, हमारी जो जमहूरियत भी लामायनी सी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमारे मुल्क में जमहूरियत नाम की हद तक है, वैसे कोई जमहूरियत है। मैं चौधरी साहब से जानूंगी, चौधरी साहब आपको क्या लगता है कि ये जो 20 जनवरी को ट्रंप मैनेजमेंट अपना ओथ लेने जा रही है, रिचर्ड गर्नल के ट्वीट्स भी हमने देखे, वो भी बाद में बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए कि पता नहीं उनका अपना भी ट्विटर अकाउंट है कि नहीं। फिर उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू भी दे डाला जिसमें उन्होंने वही बातें दोहरा दी। कितना को 20 जनवरी के बाद प्रायोरिटी पे रखते हुए पाकिस्तान पे प्रेशर आ सकता है इमरान खान के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है फैजा, बड़ा क्लियर है। और जो नई इंतजामिया वहाँ आ रही है, उनके जो बयानात या ट्वीट के ऊपर पैगामात जो है वो आ रहे हैं, वो वही पैगामात हैं जो वामुल नास पाकिस्तान की अवाम यहाँ चीख चीख के सारी दुनिया को बता रही है। अभी तो चीखने का भी इनको मौका नहीं, एहतजाज का इनको जो है वो हक नहीं, हर चीज जो है इनकी बंद कर देते हैं। इजहार राय की जो है वो आज़ादी खुल के अपना इजहार नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल भी वही बातें हो रही हैं जो यहाँ लोग करते आ रहे, यानी कि जिस लीडर की मकबूलियत यानी कि 70-80% हो और उसकी आवाज को दबा दिया जाए। फिर जैसे ये हम नहीं कहते कि ये इलेक्शन जो है फॉर्म 47 ये उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का बयान है
कि हमने 60-60, 70-70 हजार वोटों से जीते हुए लोगों को हराया, और उस वक्त का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़, उसका जो हनीफ वासी के साथ था कि अगर मैंने आपको फॉर्म 47 की यार वो हसीयत बता दी तो मुंह छुपाते फिरोगे, ये तो हमारी बाम की तो बात ही नहीं है, ये तो वो लोग हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला जो बलोचिस्तान असम्बली के मतलब आया, तो वहाँ का जो फॉर्म 47 उसके जो है ना हकायक खुले हैं सामने, तो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया को पता है। फिर ये कोई छुपी टकी बात नहीं है। वोट देने वाले वहाँ जो पोलिंग एजेंट थे, वहाँ जो आरओ थे, और सारे कहाँ के लोग थे, पाकिस्तानी थे सारे, और सबको पता है कि क्या हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो कुछ होना था रजीम चेंज के बाद उस वक्त तो वहाँ जो बाइडन बैठा था और उसका डोनाल्ड लू था, और यहाँ के सारा निज़ाम जो तितर बितर हुआ, तो सबको पता है। तो मेरा ख्याल है अभी सारे हकायक हैं। अवाम नास भी यही चाहती है कि जिनको अवाम ने वोट दिया है उनका हक है कि वो गवर्नमेंट रूल करे, और जिनको नहीं दिया वो अपोजिशन में बैठे हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो वो सबको पता है कि वोट किन के पास है और हुकूमत किन के पास है, और यही खौफ है। लेकिन ये जो वेट एंड सी की पॉलिसी है ना कि अभी तक को तहरीर ही नहीं दे रहा है, मेरा ख्याल है कि वो देख रहे हैं कि ठीक चौधरी साहब, ठीक चौधरी साहब आपको पॉइंट आ गया। practically- मैं अमजद साहब से जान लो। अमजद साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प का आना और उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। वो कभी कुछ भी किसी भी मूड में, हमने उनको लास्ट टाइम देखा था जब उनका टेन्योर चल रहा था। तो सर, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ग्लोबली वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं या ऐसे ही ट्रीट करते हैं सबको। पाकिस्तान के लिए उसके 2 इम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ऑब्वियसली है सियासत को लेके, और दूसरा ये इमरान खान वाला नया चैप्टर स्टार्ट हो गया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बैलेंस कर पाएगा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है मेरे ख्याल में वो बड़ी बैलेंस है और बड़ी ओपन है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के का रुख आप ये कह लें कि पहले हम सिंगल ट्रैक पे था, अब ये इसने दूसरी तरफ रुख कर लिया हुआ है, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, ये सेंट्रल एशिया की तरफ। उसकी यकीनन किसी हद तक आप कह सकते हैं कि अमेरिका को तकलीफ भी होगी और यूरोप को भी तकलीफ हो सकती है, और उसी का इजहार आपके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी किया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इस तरह की बात हुई थी और ये पाकिस्तान को एक थ्रेट वाली बात थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब उस स्टेज से थोड़ा सा आगे निकल चुका है, क्योंकि अब पहले हम सिर्फ जिस तरह से हम कहते हैं कि जी कि सिर्फ हवाई बातें करते थे, अब अमली तौर पर हम एक हिस्सा बन चुके हैं दोनों तरफ का। चाहे वो अमेरिका की तरफ कह लें आप, या कह दूसरी तरफ अगर ये हम चाइना वाले ब्लॉक की बात करते हैं, हम दोनों तरफ बराबरी की बुनियाद पर चल रहे हैं, और हमें कोई डर उस तरह का खौफ नहीं है कि जी कि हमें कोई नुकसान पहुंचाया जा सकेगा या हमारे प्रोग्राम को। हाँ, इस पे कह सकते हैं कि आपको कि किसी हद तक, चूंकि यूरोप के साथ हमारा कोई GSP प्लस का जो सिलसिला होता है, हमारी एक्सपोर्ट का अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट हो सकती है, ट्रेड का मामला है, लेकिन जो दिफाई मामला है वो तो हमें हमेशा से अमेरिका ने हमें डिच किया, हमें हमेशा वो एन मौके के ऊपर वो छोड़ा उसने। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमें चाइना ने हमेशा हमारी सपोर्ट की है। अभी भी इस वक्त भी जो IMF का मामला था उसमें भी हमारी चाइना और सऊदी अरब ने मदद की ना। लेकिन मामला ये है कि इनको हम सियासत के साथ कैसे जोड़ेंगे। सियासत के साथ जो बात हो रही है, जो अभी कर्ज के जी की शायद बात से कोई फोन आ जाएगा या कुछ, जिस उम्मीद पर बहुत सारे लोग बैठे हुए भी हैं कि जी के वहां से एक फोन आएगा और बानी PTI को रिहाई मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अमजद साहब, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि मेरे पास वक्त की किल्लत है। नुमान साहब का भी लास्ट पॉइंट जान लो। नुमान साहब, सेम क्वेश्चन आपके लिए। अभी तो जैसे अमजद साहब कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बेहतर है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में जब प्रेशर आएगा या उधर से मैनेजमेंट ने अनसर्टन जैसे कहा जा रहा है, किसी ना किसी तरह से कोई भी कॉल, ठीक है, आ सकती है, माजी में भी आती रही है, माजी में भी उन्होंने इंटरवीन तो किया है, बड़े मियाँ साहब के लिए भी, बेनज़ीर साहिबा के लिए भी, तो क्या फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, क्या ये ऐसे ही जो हमारी डिप्लोमेटिकली बैलेंस कर पाएगा पाकिस्तान इसको? देखिए, अमजद साहब ने सही फरमाया है कि ये जो डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं इसमें ठीक है, कॉल्स वाले वाक़यात भी होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। डायरेक्ट कॉल मुशर्रफ को भी की गई थी कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ एक बुरी ट्रीटमेंट की जाएगी, जब अफगानिस्तान पे हमला करना था अमेरिका ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। जैसे अब जो रिचर्ड ग्रेनेल है, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू किए, उसके बाद उन्होंने TV प्रोग्राम किया
कुछ अच्छे बाद आप देखेंगे कुछ और उनके ट्रंप के जो करीबी लोग हैं वो ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स देना शुरू करेंगे। ट्रंप खुद जब हुकूमत में आएंगे तो वो अपना देखें, उनके पास यही एक मामला ग्रेजुअली वो ग्रेजुअली करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, अंदरूनी तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से उनको कन्वे करेंगे कि ये मामला है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत को सुना जाएगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ये लोग वो हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट पे हमला किया है, तो हम इनको अपने कानून के मुताबिक रूल ऑफ लॉ के तहत इनकी प्रोसिक्यूशन करना चाहते हैं। या इमरान खान के बारे में इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि उन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया है, तो वो उन्होंने अपना एक किस्म का एक ग्राउंड सेट कर लिया हुआ है कि हमारी अदालतें। लेकिन हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हम जीपीएस प्लस का वो हासिल करने के लिए हम सिग्नेटरी हैं कि हमने ये बेसिक जो है बुनियादी हकूक उनकी वायलेशन नहीं करते। जी मैं जीएसपी प्लस वाली बात देखें, हम सिग्नेटरी हैं इस चीज़ के। आईसीसीपीआर जो एक कोवेनेंट है इंटरनेशनल, और भी कोवेनेंट्स हैं, वो उसके हम सिग्नेटरीज हैं। वो ये कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो मिलिट्री ट्रायल उसके अंदर गालबन 100% उसके अंदर। आप समझ रहे हैं, आपका पॉइंट ये है कि प्रेशर आ सकता है, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता हैंडल कर लेगा, पाकिस्तान उसको हैंडल कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता। जी बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका भी, चौधरी साहब आपका भी, और अमजद इकबाल साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।